Hello, doston. Let's now move to the next chapter of the theory-based accounting that we are learning. The next chapter is basis of accounting. So, what are the basis on which accounting is done? So, before we move to the basis of accounting, let's first understand few more accounting terms. हमने इससे पहले भी कुछ accounting terms पढ़ी हैं. यहाँ पर हमारी कुछ accounting terms हैं जो कि हमको additional है. ये पहली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक तो एक्सपेंस हमने पढ़ा था कि हमने खर्चा कर दिया, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, दैट इज नॉर्मल एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि उस एक्सपेंस का जो बेनिफिट हमको उठाना था हमने उठा लिया. जैसे कि हम मार्च के महीने में है, मार्च के महीने का हमको रेंट पे करना था, राइट? मार्च के महीने का रेंट हमने पे किया जाकर के अप्रैल में. तो मार्च एंड पे उस रेंट को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट. यानी उस रेंट का जो हमको फायदा उठाना था वो हम उठा चुके हैं, बट पेमेंट इज येट टू बी मेड. हमने उसका पेमेंट अभी नहीं किया है. दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. यानी उसका फायदा उठा लिया बट पेमेंट अभी होना बाकी है, राइट? इसका उल्टा होता है प्रीपेड एक्सपेंस. यानी अभी उसका फायदा उठाना बाकी है, पैसा हमने एडवांस में दे दिया. प्रीपेड पोस्टपेड हम अपने मोबाइल फोन कनेक्शन से भी समझ सकते हैं, राइट? मोबाइल फोन कनेक्शन कैसे होता है? प्रीपेड में क्या होता है? आप जाते हो, पहले पैसा पे करते हो, और जब आप 300 रुपए 400 रुपए का रिचार्ज करा लेते हो, फिर आप उसको इस्तेमाल करते रहते हो. पोस्टपेड में क्या होता है? जब आपका कनेक्शन पोस्टपेड होता है, यू यूज मोबाइल सर्विसेज फॉर ए मंथ. एक महीना जब आप यूज कर लेते हो तो उसका बिल जनरेट होता है, देन यू पे इट, राइट? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी हमने अपना काम निपट गया लेकिन हमने पैसा नहीं पे किया है. प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब अभी हमारा काम होना बाकी है लेकिन पैसा हमने एडवांस में पे कर दिया है. एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट है, मिठाई लाल वाले साहब हैं, वो अपना क्या करते हैं, पंपलेट छपवाते हैं और अखबारों में बांट देते हैं. 1000 रुपए का मान लेते हैं पंपलेट छपता है. 1 लाख रुपए की उनके महीने की सेल है, 1000 रुपए का एडवर्टीजमेंट है. तो ये 1000 रुपए का जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं पंपलेट का, ये तो है उनका नॉर्मल एक्सपेंस. अभी क्या है, उनको लगा यार ये लड्डू अगर ना कोई सेलिब्रिटी आकर के बेचने लगे भाई तो मजा ही आ जाए, मतलब पूरी दुनिया में छा जाऊंगा, मतलब लड्डू किंग बन जाऊंगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या किसी सेलिब्रिटी को बुलाया. अब उस सेलिब्रिटी ने बोला भाई देखो मैं 10 लाख रुपए लूंगा, ठीक है? 10 लाख रुपए लूंगा लेकिन 5 साल तक आप मेरी फोटो यूज कर सकते हो अपने पैम्पलेट्स में. इन्होंने मिठाईलाल जो हमारे साथ थे, इन्होंने उसको पे कर दिया सेलिब्रिटी को 10 लाख रुपए. अब 10 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो हमको होने वाला है आने वाले 10 सालों तक, बिकॉज हमारे पास उसकी इमेज को यूज करने का राइट 10 साल के लिए है. तो क्या हम वो 10 लाख रुपए जो हमने सेलिब्रिटी को पे किए हैं वो इस साल के एक्सपेंसेस में दिखा दें ना? हमारा प्रॉफिट एकदम खत्म हो जाएगा. और ये सही भी नहीं है. मैचिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पिछली बारी, मैच भी नहीं कर रहा है. इस बारी उस 10 लाख में से हम सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चे का फायदा उठा रहे हैं, बाकी एक एक लाख हम अगले 10 साल तक उठाते रहेंगे. तो इस तरीके का जो एक्सपेंडिचर होता है इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट विल डेफर इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इसका बेनिफिट हमको आने वाले वक्त में मिलता रहेगा. तो यहाँ पे एक्सपेंस को लेके ये घड़ी क्यों बनी है? क्योंकि ये सब टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे खर्चा हमने फायदा उठा लिया, ठीक है, पैसा देना बाकी है, टाइम अलग है. यहाँ पर टाइम हमारा पहले ही है, अभी फायदा होना बाकी है और हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया. और यहाँ पे हमने मोटा खर्चा कर दिया जिसका फायदा हमको आगे होता रहेगा. ये 3 टर्म हो गई. इसके बाद रेवेन्यू से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड हम दो टर्म्स और पढ़ते हैं. एक होती है अक्रूड इनकम और दूसरी होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, राइट? एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को कोई सर्विस देनी थी, हमने वो दे दी, बट अभी पैसा उससे लेना बाकी है. कैश इज नॉट येट कम, ठीक है? तो पैसा अगर लेना बाकी है और हमने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है तो उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम. इनकम एक्रू हो गई है, इनकम अक्कर हो गई है, पैसा आता रहेगा, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम. इसका उल्टा होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इसका मतलब क्या होता है? काम अभी होना बाकी है, एडवांस हमने पहले पकड़ लिया, गले में पैसा पहले आ गया, अभी लड्डू सप्लाई होने बाकी है, ठीक है? एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दीज आर यू नो 2 टर्म्स हियर, 3 टर्म्स देयर, टोटल 5 नई टर्म्स हमने पढ़ी. इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके देख लीजिएगा. अब आ जाते हैं भैया अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, राइट? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली हम बात करते हैं जब, तो दो बेसिस होते हैं. एक हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड. यहां हम और कुछ नहीं देखते. पैसा आ गया हम रिकॉर्ड कर देंगे, पैसा गया हम रिकॉर्ड कर देंगे.
ठीक है, नो आउटस्टैंडिंग, नो प्रीपेड, नथिंग एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ कैश इज द लिटमस टेस्ट। कैश देखेंगे जब आया तो हमारी इनकम हो गई, कैश गया हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, सिंपल। प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ करंट कैश फ्लो। ये इसका फायदा है कि भाई हमको ये कैश फ्लो बता देता है कि भाई गलने में कितना पैसा है और कितना गया, मतलब नेट इफेक्ट क्या रहा, कैश फ्लो की सिचुएशन हमको बता देता है। बट दिक्कत क्या है, मे नॉट गिव एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। क्यों क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो खर्चे हमको देने हैं, उनका हिसाब इसमें नहीं है। ठीक है, हमने फायदा उठा लिया, रेंट का हमारा ड्यू हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया तो हम अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी रेंट हमको देना नहीं है। ठीक है, तो करंट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ये शो नहीं करता है। इट इज सिंपल बट मे नॉट रिफ्लेक्ट टू प्रॉफिट। ये क्या, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जहां पे बहुत ज्यादा क्रेडिट में उधार पे काम नहीं होता, मोस्टली कैश पे ही होता है, उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। अदरवाइज इट्स नॉट ए साइंटिफिक and I mean a system which one should follow, right? This is not something like that. ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरा सिस्टम क्या हो गया भाई, जो हम पढ़ते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसकी हम बात करेंगे, वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल मतलब जो ड्यू हो गया, जो ड्यू हो गया, वेदर कैश आया या नहीं आया, दैट इज इमटेरियल। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे ऑकर, रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, रेंट अगर ड्यू हो गया, हमने पे किया चाहे नहीं किया, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे एज एन एक्सपेंस। ठीक है, उल्टा अगर हमने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, तो उसको हम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको देखना है उस पीरियड में ड्यू कौन सा है, ड्यू कौन सी चीज हुई है। बेस्ड ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग प्रिंसिपल, हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है दोनों कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उस पीरियड का रेवेन्यू अगर होगा, अकर हो गया, कैश आए चाहे ना आए, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, हमने जो रेवेन्यू उस पीरियड में किया है उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं हम उनको लिखते हैं, उनकी अकाउंटिंग करते हैं, राइट। मोर अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट, राइट। ये हमको एक्चुअल प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एंड दिस इज द राइट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस विच हम आगे पढ़ेंगे और चीजें करेंगे। कैश बेसिस समझने के लिए होती है और एक्यूरेट बेसिस करने के लिए होती है, राइट। ठीक है भाई, अब हमारे आगे वापस मिठाई लाल साहब, मिठाई लाल साहब आ गए हैं और अब हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारी जो क्लास रहेगी इसमें मेजर फोकस रहेगा प्रैक्टिकली हम एग्जाम्पल्स को देखें। हम एग्जाम्पल किसी बुक से कॉपी नहीं करेंगे, बट ये सारी वो सिनेरियो कवर करेंगे जो कि आप सोच सकते हो एक ट्रांजेक्शन को लेकर के, एक इवेंट को लेकर के। और धीरे धीरे ये ट्रांजेक्शन्स कर करके, ये एग्जाम्पल्स कर करके हम बेस क्रिएट करेंगे, ताकि जब हम जर्नल एंट्री करनी शुरू करें तो हम कुछ चीजें पहले से पहचानना शुरू कर दें। सो इट विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, इसीलिए हम एक डिटेल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है, लेट्स फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड बाय मिस्टर मेसर्स मिठाईलाल ड्यूरिंग जून मंथ। ये याद रखना भाई, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इट इज ओनली फॉर जून मंथ, यूजिंग कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, दोनों से अलग अलग हमको करना है। जून के महीने की हम कर रहे हैं, हमारा अकाउंटिंग पीरियड एक महीने का है, जून का है, साल का नहीं है। ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुए हैं। कैश सेल्स उन्होंने की 1 लाख रुपए की, क्रेडिट सेल की 20,000 रुपए की। ठीक है, एडवांस उन्होंने पे कर दिया भाई, एडवांस पे किया सप्लाई के लिए, जो कि जुलाई मंथ में होगा, यानी अगले महीने में होगा, उसके लिए एडवांस पे कर दिया है। रॉ मटेरियल खरीदा उन्होंने कैश में और क्रेडिट में भी खरीदा है, दोनों में खरीद रहे हैं, वाह। सैलरी पेड टू हेल्पर, अच्छा सैलरी हेल्पर को पे की है, जून की भी की है, जुलाई की भी कर दी है, वाह। और कुक की सैलरी जो थी जून की थी और जुलाई में पे करी उन्होंने, ओके, जून की सैलरी एक महीने बाद पे की है। तो भैया देखते हैं जरा इन ट्रांजेक्शन्स का क्या इम्पैक्ट होता है और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो ट्रांजेक्शन था हमारा क्या था, कैश सेल्स 1 लाख रुपए की। तो बताओ भाई, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आएगी कि नहीं आएगी? कैश बेसिस में क्या होता है, कैश आता है हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश जाता है हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यस, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस में। क्या हम इसको एक्रूअल में रिकॉर्ड करेंगे? यस, क्योंकि सेल्स हुई है विद इन जून मंथ। जून याद रखना भाई, जून महीने की बात हो रही है ये। ठीक है, तो एक्रूअल में भी ये आएगा। क्रेडिट सेल इन्होंने की 20,000 रुपए की, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट सेल हम करते हैं क्या? क्या रूल था? मनी इज द किंग, पैसा आएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। यहां सेल तो हो गए, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये रिकॉर्ड नहीं होगा। एक्रूअल बेसिस में एनीथिंग, पैसा आया चाहना है, ड्यू हो गया है, ऑब्लिगेशन टू पे हो गया है, ऑब्लिगेशन टू रिसीव हो गया है, तो ये एक्रूअल बेसिस में काउंट होगा। ठीक है, एडवांस फॉर सप्लाई टू बी मेड ड्यूरिंग जुलाई मंथ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होगा। यहां हो क्या रहा है आप समझ रहे हो, जुलाई में इनको समोसे पहुंचाने हैं, ठीक है, किसी स्कूल में किसी फंक्शन के लिए, उसके लिए पैसा इनको जून के महीने में मिल गया। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या करते थे, कैश स्कीम, पैसा आया रिकॉर्ड कर लो भाई, पैसा मिल गया जून में, चाहे जिस महीने में आना हो, चाहे जिस महीने से रिलेटेड हो, हम इसको कैश बेसिस में लिख लेंगे।
बट एक्रुअल बेसिस में हम क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट करते हैं हम, और क्या करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम कब करते हैं, जब ऑब्लिगेशन होता है। यहाँ पे क्या भाई, अभी हमने परफॉर्मेंस नहीं की है, अभी हमने समोसे सप्लाई नहीं किए हैं, एडवांस लिया हुआ है, तो एक्रुअल बेसिस में हम इसको इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज ऑन कैश, कैश बेसिस में कैश तो आ ही जाएगा, और एक्रुअल बेसिस में आ जाएगा क्योंकि जून महीने का ही है। रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट, कैश बेसिस में क्रेडिट का तो चक्कर ही नहीं होता, आपने समझ गए अच्छे से, नहीं आएगा भाई, मिट गया सब कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कर लेंगे, नहीं आएगा सब कुछ। और रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट एक्रुअल बेसिस में आ जाएगा। ठीक है। सैलरी पेड टू हेल्पर फॉर जून एंड जुलाई, 2 महीने की सैलरी दी है यहाँ पे, 20,000 रुपए, यानी एक महीने की कितनी हुई, 2 महीने की 20,000, तो एक महीने की 10,000। ठीक है। तो कैश बेसिस में तो हम देखते हैं जितना गया भैया, कैश गया तो गया, खत्म, लिख दो। ठीक है, तो यहां पे हम पूरे 20,000 लिख देंगे। लेकिन एक्रुअल बेसिस में मैचिंग कॉन्सेप्ट, जून महीने की सैलरी कितनी है वही लिखेंगे ना, जुलाई की नहीं लिखेंगे हम। तो जून महीने में कितनी सैलरी है, 10,000, एक महीने की 10,000 है ना, तो यहां पर हम पूरी नहीं लिखेंगे, आधी लिखेंगे, बट लिखेंगे। सैलरी ऑफ कुक फॉर जून, अब ये जून महीने की सैलरी थी, लेकिन पे कब की है, जुलाई में करी है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ। नहीं लिखेंगे क्योंकि जून में कैश नहीं गया है, सो दिस विल नॉट बी रिटर्न। वाइल एक्रुअल बेसिस में कैश चाहे जब गया हो, जून महीने में एक्सपेंस ड्यू हो गया, तो इसको हम लिखेंगे। अब हम जरा पहचान ले भाई, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। यहां पर हमारा क्या था, यहां पर हमने जुलाई का भी जो पैसा दिया था वो हमारा था प्रीपेड एक्सपेंस, रॉ मटेरियल क्रेडिट, ये सब तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं हम, पहले इसको दो मिटा वरना ये करेगा दिक्कत। यस। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने अभी जो डिस्कस किया ना, अभी जो जो चीज हमने डिस्कस की, उनको हम सोल्यूशन फॉर्म में आप कैसे अपनी कॉपी में करोगे, कैसे आप आंसर करोगे, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको इस तरह से करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम ऑन टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सारे वही आइटम्स हैं जो हमने पहले देखे थे। कैश सेल्स हमने डिसाइड किया था हम लेंगे, हमने ले ली है। क्रेडिट सेल्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं आएगी, हमने नहीं ली है। एडवांस फॉर सप्लाई टू बी मेड इन जुलाई, कभी भी करनी हो, अगर हमारा कैश गया तो हम लेंगे, हमने ले लिया। तो टोटल रेवेन्यू कितना पैसा आया ड्यूरिंग जून, 1,05,000 रुपए। ठीक है। एक्सपेंसेस में रॉ मटेरियल हमने कैश पे खरीदा, 50,000 डाल दिया। क्रेडिट वाली तो हम बात ही नहीं करते, कैश इज किंग इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हमने हटा दिया इसको। सैलरी पेड टू हेल्पर फॉर जून और जुलाई, चाहे जिस महीने की पे की हो, पे किया 20,000 रुपए गया, हम पूरा लिख देंगे। सैलरी फॉर कुक जून की थी लेकिन पे हमने जुलाई में की, और हम बना कब कर रहे हैं अकाउंट, जून का, तो जून में पैसा नहीं गया इसलिए हमने नहीं लिखा। तो टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा, 70,000 रुपए, 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,000। प्रॉफिट कितना हुआ, नेट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, 1,05,000 में से 70,000 घटाया, 35,000 प्रॉफिट हुआ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। अभी सेम ट्रांजेक्शन्स अगर हम देखने जाएंगे एक्रूअल बेसिस पे कैसे होंगे, समझ हम चुके हैं, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम समझ रहे हैं, राइट। कैश सेल्स हुई है, यस, लेंगे हम, ड्यूरिंग द मंथ है। क्रेडिट सेल्स भी हुई है, पैसा आए ना आए, अक्रूअल तो हो गया ना, अक्रू तो हो गया ना पैसा, यस, दिस विल ऑल्सो बी टेकन। एडवांस फॉर सप्लाई टू बी मेड इन जुलाई ना, कैश आ गया है बट अभी हमने सेल्स परफॉर्म नहीं किया है, जब तक सेल्स नहीं करेंगे तब तक ड्यू नहीं है। रेवेन्यू रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज ड्यू, अभी ड्यू नहीं हुआ, हमने समोसे भेजे ही नहीं उनको, तो फिर पैसा ड्यू नहीं हुआ ना, ये तो एडवांस है, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। ये ठीक है। हमारा टोटल अर्निंग एक्रुअल बेसिस के हिसाब से कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है। अब एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। रॉ मटेरियल परचेज ऑन कैश, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट, कैश जाए चाहे ना जाए, खरीद लिया, देना तो है ना, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया ना, मैचिंग प्रिंसिपल, यस, लेंगे इसको। सैलरी पेड टू हेल्पर फॉर जून एंड जुलाई ना, हम सिर्फ जून महीने की लेंगे मैचिंग, क्योंकि हम जो सेल्स कर रहे हैं उस सैलरी को, उस सेल्स को करने के लिए हेल्पर ने जून महीने में जितना काम किया उसी की सैलरी को यहां पर कंपेयर करेंगे, जुलाई की सैलरी जुलाई की सेल से करेंगे, यानी हम आधी लेंगे, 10,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया भाई, सैलरी ऑफ कुक, ये ना जून की थी, माइंड यू जून की थी, पे जुलाई में, पे चाहे जब हुई हुई हो, हमारी जून के महीने में जो हमारा ये रेवेन्यू हुआ है, इसको अर्न करने के लिए कुक ने भाई खाना बनाया था, तो इसकी जो जून की सैलरी चाहे पे हुई हो चाहे ना हुई हो, हम उसको खर्चे में जोड़ेंगे। टोटल खर्चे 50,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 80,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया,
रेवेन्यू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी 1,20,000 माइनस 30,000, 40,000. So this is the difference, between profits calculated basis cash basis of accounting versus accrual basis of accounting, right? समझ में आई बात? इस तरह के और भी एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस मोस्टली कवर्स। और यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स का फ्लेवर भी ले रहे हैं कि भाई किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। धीमे धीमे इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हम बढ़ाएंगे, वेरिएशंस बढ़ाएंगे, और जनरल एंट्री पे जब पहुंचेंगे तब तक हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना, एकदम हवा में नहीं जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब भैया कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा हम समझ गए, ट्रांजैक्शन भी हमने देख लिए, हम कैलकुलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, सब समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन देख लेते हैं, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, अदरवाइज देख हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कैश बेसिस इधर हो गया आपका, और इधर हो गया आपका एक्रूअल। सबसे पहले हम टाइमिंग के हिसाब से देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस में रिकॉर्ड होता है व्हेन कैश इज रिसीव्ड, दिस इज द लिटमस टेस्ट। और यहाँ पर क्या होता है एक्रूअल बेसिस में, दे आर अर्नड और इनकर्ड, जब हम उसको अर्न करते हैं या हम खर्चा इनकर करते हैं। एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश से मतलब नहीं है यहाँ पे, रिमेंबर। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, कैश बेसिस सिंपल है, कैश इज किंग, पैसा आ रहा है रिकॉर्ड कर दो, जा रहा है रिकॉर्ड कर दो, बाकी कोई झंझट झमेला नहीं है। यहाँ मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी देखना है, प्रीपेड एक्सपेंस भी एडजस्ट करना है, एक्रूड इनकम भी देखनी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी देखनी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक्यूरेसी की बात करें तो कैश बेसिस मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट और करेक्ट फाइनेंशियल हेल्थ प्रोवाइड करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सूटेबिलिटी क्या है, सूटेबिलिटी मतलब किसको फॉलो करना चाहिए ये वाला बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्मॉल, मतलब अगर कैश बेसिस की बात करें तो स्मॉल बिजनेसेस विद सिंपल ट्रांजैक्शन एंड नो इन्वेंटरी, जो क्रेडिट पे ज्यादा धंधा नहीं करते, छोटा सा बिजनेस है, वो अगर कर रहे हैं तो स्टिल ओके है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जितने भी लार्ज बिजनेस है, कंपनीज हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, दे हैव टू गो फॉर एक्रूअल बेसिस, देयर इज नो वे आउट, राइट? गैप हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात की थी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। ये दोनों कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लाई नहीं करते हैं, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमारा कंपैरिजन। तो अब इस वीडियो में हमने अच्छे से समझा व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पिछले वाले वीडियो में हमने समझ लिया था कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कन्वेंशंस हैं। तो थियरी बेस्ड अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने। तीसरा जो चैप्टर आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, वो जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो थियरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग वाला एनसीईआरटी के हिसाब से जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड लेट्स डिस्कस अकाउंटिंग इक्वेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं, कहीं पे मैंने कोई गलती करी है, त्रुटि है टेक्निकल या किसी भी तरीके की, आप प्लीज मुझे बताएं, इट विल हेल्प मी इंप्रूव द थिंग्स फॉर यू एंड फॉर मी पर से। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय।